हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णोई। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे ही सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको कुछ वीडियोस या कुछ चैप्टर्स पढ़ने के बाद में किसी भी काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन को लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को प्रोवाइड करवाता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं रिलेटेड टू योर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, हिंदी मीडियम्स, वो सीबीएसई बोर्ड हो या चाहे वो जो आपके स्टेट बोर्ड्स हैं वो हो, आपको यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। और सिर्फ स्कूल एजुकेशन ही नहीं, बल्कि मैग्नेट ब्रेन्स जो है वो आप लोगों को प्रिपेयर करवाता है फॉर योर कॉम्पिटिटिव्स ऑल्सो, लाइक एनटीएससी, ओलंपियाड एंड मेनी मोर। सो दैट मीन्स कि आप लोगों को मैग्नेट ब्रेन्स पर सब कुछ मिलता है क्वालिटी के साथ में और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी अच्छी बात से स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारा ये लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे अपनी क्लास 12th इकोनॉमिक्स में जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फॉर द ईयर 2019, इसके दिल्ली सेट का, दैट इज दिल्ली रीजन में जो सेट 1, 2 एंड 3 थे, इन्हें हम लोग करेंगे सॉल्व। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि 2019 में हमारा जो 12th इकोनॉमिक्स था उसमें जो दो बुक्स चलती थी वो थी हमारी इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन आफ्टर 2020, दैट इज 2020 एंड उसके बाद में अब जो दो बुक्स है आपके क्लास 12th में, वो है आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो दैट मीन्स कि एज पर करेंट सिलेबस हम लोग 12th में पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बट अगर मैं 2019 की बात करूं तो उसमें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स थी ना, आईईडी नहीं था। सो दैट मीन्स जो पेपर आया होगा उसमें भी तो दो जो हमारे सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, उसमें क्या हुआ है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का था, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का था। लेकिन बात यह है कि जब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स 11th में पढ़ चुके हैं तो फिर अब हम उसके क्वेश्चंस को यहाँ पर 12th क्लास में सॉल्व नहीं करेंगे। सो इसीलिए जो पूरा सेक्शन है, जो पूरा सेक्शन ए होगा जिसमें कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, उसे हम स्किप करेंगे, हम सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को करेंगे सॉल्व। ठीक है, अब बात ये आती है, डाउट ये आता है मन में कि यार ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स को तो हम जो है ना इस वे से प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या? तो देखो, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए एक जो है ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको मिला, दैट इज 2020। ठीक है, 2020 का हम लोगों ने जो है वो ले लिया था। अब उसके अलावा और कैसे प्रैक्टिस करें, तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए जो ना एम्पल नंबर ऑफ थिंग्स बना के रखी है, एम्पल नंबर ऑफ वीडियोस अवेलेबल हैं। मैंने चैप्टर वाइज हर एक चीज की है, आपको बस उन चीजों को पढ़ना है। मैंने आप लोगों के लिए जो है ना टेस्ट पेपर बनाया, मतलब कि जो हमारे मैग्नेट ब्रेन्स टेस्ट पेपर सीरीज चलती है उस हिसाब से हमने कुछ काइंड ऑफ एक टेस्ट पेपर निकाल दिए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हो गए। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये आप लोगों को पढ़नी है, इससे आपको प्रैक्टिस करना है, बिकॉज जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप जो हो बहुत अच्छे से कोई भी एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। अब अगर आप लोगों ने वो सारी चीजें नहीं देखी है, अगर आपको बाय एनी चांस अगर प्लेलिस्ट नहीं भी मिल रही है, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, वहां पर जो है ना आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी कि 12th में हम लोगों ने क्या क्या किया है, वो सारी चीजों की जो है ना प्लेलिस्ट आपको वहां पर अवेलेबल मिल जाएगी। वहां से अपनी जो है ना स्टडीज पूरी अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, अब आई गेस कि ये चीज क्लियर है, तो फिर इसी के साथ में हम लोग आगे चलें और अपना जो मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है उसे हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। नाउ एक और चीज, जो 2019 था उसमें हमारे पास में टर्म 1 या टर्म 2 नहीं होता था, लेकिन अगर हम बात करें 2022 की, तो इसमें आपके पास में टर्म 1 टर्म 2 है। दैट इज आपका जो हाफ सिलेबस है वो ऑलरेडी हो चुका है टर्म 1 में, और जो हाफ सिलेबस है वो आपका टर्म 2 में पूछा जाएगा। तो जब 2019 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें तो पूरा होगा ना, पूरा ही हमारी जो पूरी बुक है उससे क्वेश्चंस पूछे गए होंगे, बट हमें पूरा करना नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, या मैंने यहाँ पर क्या करवाया आप लोगों के लिए कि मैंने सिर्फ उन सारे जो क्वेश्चन पेपर्स है हमारे, उनमें से मैंने सिर्फ उन क्वेश्चंस को लिया है जो कि आपके टर्म 2 सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आपको ऐसा दिख रहा है ना कि मैडम
जो क्वेश्चंस है वो स्किप्ड हैं, वो बीच बीच में से नहीं आ रहे, तो उसका रीजन क्या है? बिकॉज वो आपके टर्म 1 के सिलेबस में है, हमें सिर्फ और सिर्फ टर्म 2 के सिलेबस को जो है ना यहाँ पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जल्दी से जो है हमारे क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है उसे हम अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे सामने जो क्वेश्चन आता है यहाँ पर सेक्शन बी क्यों है? बिकॉज सेक्शन ए वॉज योर माइक्रो इकोनॉमिक्स जो कि 11th में हो गया, तो अब हम सेक्शन बी से स्टार्ट करेंगे। तो आपका क्वेश्चन आता है, गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लो कंसेप्ट। फ्लो कंसेप्ट के जो है ना आपको 2 एग्जाम्पल्स देने हैं। फ्लो कंसेप्ट क्या होता है? एक ऐसा कंसेप्ट, या हम बोलेंगे कि फ्लो कंसेप्ट या फ्लो जो है वो एक ऐसा मेजरमेंट होता है, ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि मेजर किए जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। क्या किए जाते हैं? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर किए जाते हैं, ओके। तो हमें जो है 2 एग्जाम्पल ऐसे बताने हैं, ऐसे वेरिएबल्स बताने हैं जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर किए जाते हो, ओके। तो चलो आंसर देख लेते हैं। 2 एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लो कंसेप्ट आर नेशनल इनकम एंड इन्वेस्टमेंट। नेशनल इनकम जिसे हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं, पूरे ईयर की जो है हम जब इनकम निकालते हैं उसे हम नेशनल इनकम कहते हैं, ठीक है। एक पूरा अकाउंटिंग ईयर हम लोग लेते हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुआ है वो, कि ये क्या है? ये आपका फ्लो कंसेप्ट है। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कैसे फ्लो कंसेप्ट है? इन्वेस्टमेंट को भी आप कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं फाइंड आउट करते हो, आपने पूरे टाइम में कितना इन्वेस्टमेंट किया हम ये बोलेंगे, ठीक है। तो ये भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है मेजर किया जाता है। तो वो सारी चीजें, वो सारे वेरिएबल्स जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर किए जाते हैं, हम उन्हें फ्लो बोलते हैं। और फ्लो से ही जो एक और चीज आती है हमारे पास में, या हम बोले कि फ्लो के अलावा जो वेरिएबल्स दूसरे किस वेरिएबल्स के नेम से जाने जाते हैं? सो दैट आर स्टॉक वेरिएबल्स। स्टॉक क्या होता है? एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, ठीक है। मेरे पास में एक पेन है तो ये मेरा स्टॉक है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेरे पास में एक पेन है। लेकिन अगर मैं बोल रही हूं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है मेरे पास में, ओवर अ वीक जो है, या इस पूरे वीक में जो है मेरे पास में 20 पेन्स थे, तो वो चीज अलग हो जाएगी, ठीक है। वो फिर फ्लो में आ जाता है। मतलब कि आपको ऐसे ही जो है ना चीजों को लेना है कि हम किस चीज को कैसे मेजर करते हैं। अगर मैं नेशनल इनकम की बात कर रही हूँ तो नेशनल इनकम हम कभी भी एक दिन में थोड़ी ना मेजर करते हैं, या एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर नहीं करते हैं। हम उसे कैसे मेजर करते हैं? पूरे अकाउंटिंग ईयर की मेजर की जाती है, ठीक है। तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुआ, ओके। तो आई गेस कि ये जो है हमारा ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। सपोज इन एन हाइपोथेटिकल इकोनॉमी द इनकम राइजेस फ्रॉम 5,000 crores to 6,000 crores. As a result, the consumption expenditure rises from 4,000 crores to 4,600 crores. Marginal propensity to consume in such a case would be. क्या है भाई? एक हाइपोथेटिकल इकोनॉमी है, इसमें जो है इनकम राइज हो रही है 5,000 से 6,000 करोड़ की, ठीक है। तो दैट मींस आपका चेंज इन इनकम कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? चेंज इन इनकम को आप कैसे निकालोगे? चेंज इन इनकम को आप निकालोगे 6,000 माइनस 5,000 कर कर। पहले 5,000 थी इनिशियल, फिर जो नेक्स्ट वाली बनी वो 6,000 हो गई, तो 1,000 का डिफरेंस है। तो आपकी चेंज इन इनकम आई है कितनी? 1,000। उसके बाद में ये जो 1,000 से इनकम बढ़ी है उसके रिजल्ट में हम देख रहे हैं कि जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो राइज हुआ है फ्रॉम 4,000 टू 4,600 करोड़, ठीक है। सो दैट मींस कि कंजम्पशन में कितना चेंज हुआ है? कंजम्पशन में आप 4,000 से 4,600 चले गए, दैट इज 600 का जो है चेंज आपको कंजम्पशन में देखने को मिल रहा है, ठीक है। दैट इज हमारा जो चेंज इन सी है ये आ गया आपका 600। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है ये आपको फाइंड आउट करना है। अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? सीधा सीधा आपको वो पुट करना है यहाँ पर। एमपीसी को हम फाइंड आउट करते हैं चेंज इन सी डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई करके, ठीक है। आपके पास में चेंज इन सी भी है और चेंज इन वाई भी है, तो बस पुट कर दो फॉर्मूले में 600 डिवाइडेड बाय 1,000, ठीक है। ये 2 जीरोस से 2 जीरोस कैंसिल हो गए, 6 डिवाइडेड बाय 10, दिस विल गिव यू 0.6। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? योर ऑप्शन डी, दैट इज 0.6, ठीक है। बहुत ही इजी सा ये हमारा क्वेश्चन था जो कि आई होप सो आप लोगों को क्लियर है। अब इसका जो है ना प्रॉपर सोल्यूशन हमारे सामने ये आ जाता है, जो एक एक चीज लिख कर सॉल्व की जाती है वो यहाँ पर आ गई कि इनिशियल इनकम 5,000 है,
न्यू इनकम 6000 है, तो चेंज इन इनकम कितनी हो गई, 6 - 5 दैट इज 1000। फिर इनिशियल कंजम्पशन आपका 4000 है, न्यू कंजम्पशन आपका 4600 है, तो चेंज इन कंजम्पशन आपका हो जाता है 4600 - 4000 दैट इज 600 crores। ठीक है, तो ये हुआ यहाँ पर चेंज इन इनकम एंड चेंज इन कंजम्पशन। उसके बाद में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दैट इज एमपीसी जो है ये फाइंड आउट कर लिया जाता है, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम करके दैट इज 600 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आ गई आपकी 0.6। तो आपका जो ऑप्शन डी है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट वाले पर आ जाओ इसी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, define the problem of double counting in the computation of national income, state any two approaches to correct the problem of double counting। क्या करना है आपको, जो problem of double counting है उसे आपको डिफाइन करना है, उसे आपको बताना है कि डबल काउंटिंग क्या होती है, जो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग है ये क्या है। ठीक है, और दो अप्रोचेस आपको बताने हैं जिसके थ्रू आप ये जो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग है इसे आप क्या कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कि आप ये जो डबल काउंटिंग है उसे आप कैसे जो हो इग्नोर कर सकते हो, या कैसे उस चीज को करेक्ट कर सकते हो, उस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, वो दो अप्रोचेस आपको बताने होंगे। अब या तो आपको ये क्वेश्चन को आंसर करना है, या फिर आपके पास में एक और क्वेश्चन है आप उसे आंसर कर सकते हो। एक और क्वेश्चन क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट इज जीडीपी डज नॉट गिव अस अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द कंट्री, डिफेंड और रिफ्यूट द गिवन स्टेटमेंट विद वैलिड रीजंस। जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो आपको क्लियर इंडिकेशन नहीं देता है किसके बारे में, इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द कंट्री के बारे में। ठीक है, तो अब आपको जो है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को डिफेंड करना है, रिफ्यूट करना है वैलिड रीजंस के साथ में। ठीक है, तो दैट मीन्स बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में जो है वो चीज आंसर करनी है, इकोनॉमी जीडीपी एंड द वेलफेयर वाली जो हमारी सिचुएशन है उसे आपको आंसर करनी है। या हम बोले कि वो जो हमने सब कुछ पढ़ा है वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो आप इसे डिफेंड करोगे या रिफ्यूट करोगे, दिस विल बी रिफ्यूटेड। रिफ्यूट करना दिस विल बी डिफेंडेड। देखो इसमें जो है ना कंफ्यूज नहीं होना, डिफेंड या रिफ्यूट अगर आप उसके फॉर्म में बोल रहे हो, जो चीज लिखी हुई है अगर आप बोल रहे हो कि वो सही है तो फिर आप उसे डिफेंड करते हो, तो हम क्या करेंगे, हम डिफेंड करेंगे। और जब हम बोल रहे हैं कि जो चीज लिखी हुई है वो गलत है, हमारे हिसाब से वो गलत है, तो फिर आप रिफ्यूट करते हो। ठीक है, तो वी विल डिफेंड दिस स्टेटमेंट। ठीक है, और उसके अलावा हम इस क्वेश्चन को भी आंसर कर देते हैं। अब अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है या ऐसा जो भी और वाले क्वेश्चन आते हैं, तो एग्जाम में आपको एक ही क्वेश्चन को आंसर करना होता है, दोनों को नहीं करना होता है। ऐसा नहीं कि मैडम मुझे ना दोनों क्वेश्चन आ रहे थे मैंने दोनों ही लिख दिए, या मुझे दोनों ही नहीं आ रहे थे तो मैंने दोनों लिख दिए कि किसी ना किसी पे तो मार्क्स मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको दोनों में से एक ही क्वेश्चन को आंसर करना है, क्योंकि आपको मार्क्स एक ही आंसर पर मिलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने दो लिख दिया तो टीचर खुश होके जो है ना आपको ज्यादा मार्क्स दे दे, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको मार्क्स सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर पर मिलेंगे। और किस आंसर पर मिलेंगे, जिसे आप पहले लिखोगे। आपने लिखा आंसर नंबर 17 और उसके बाद में आप इन दोनों में से जिस भी क्वेश्चन का आंसर पहले करोगे उसी को जो है वैलिड माना जाएगा और उस पर आंसर जो है मार्क्स दिए जाएंगे। तो अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, और ये जो फालतू का दिमाग नहीं लगाना है कि यार हो सकता है ज्यादा मार्क्स मिल जाए, हो सकता है जो सही है उस पर मार्क्स दे दे, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो आंसर आपको आता है आपको उसी को आंसर करना है। ठीक है, और अगर आपको दोनों नहीं आ रहा है और फिर भी आपको आंसर करना है तो जो आपको ज्यादा अच्छे से आता है उसे आप आंसर करो। दो आंसर करने का कोई भी मतलब नहीं होता है, कोई भी सेंस नहीं होता है। लेकिन जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं तो हमें दोनों क्वेश्चन को आंसर करने हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी हम एग्जाम नहीं दे रहे हैं ना, तो अभी प्रैक्टिस में तो जितने ज्यादा क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। तो प्रैक्टिस के टाइम पे तो हम दोनों ही क्वेश्चन को क्या करने वाले हैं, आंसर करने वाले हैं। ओके, तो चलो जो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, सबसे पहले डबल काउंटिंग वाला, हम इसे आंसर करेंगे। सो डबल काउंटिंग क्या होता है? डबल काउंटिंग का मतलब क्या है कि किसी भी वेरिएबल की जो वैल्यू है वो एक बार से ज्यादा क्या कर ली, आपने काउंट कर ली है, इसे हम डबल काउंटिंग कहते हैं। और ये कैसे हो जाती है, तो उसके पीछे के कुछ रीजंस ऐसे हो सकते हैं कि कई बार क्या होता है कि आप जो हो आपकी फाइनल गुड की वैल्यू भी ले रहे हो, आपके रॉ मटेरियल्स जो है उनकी वैल्यू भी ले रहे हो, तो ये डबल काउंटिंग होती है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि ये शर्ट, ठीक है, इस शर्ट को बनाने में जितने भी रॉ मटेरियल्स यूज हुए हैं, टैक्सेस ले लो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ले लो, और जो भी रॉ मटेरियल्स है, क्लोथ, कलर वलर सब कुछ ले लो,
तो उन सब की जो वैल्यू है ना, वो इस शर्ट की फाइनल वैल्यू जो कि हम लोग पे करते हैं, एमआरपी जो हमारे सामने आती है, उसमें इंक्लूडेड होती है। अब अगर मैं इसकी एमआरपी भी ले रही हूँ हमारी जो है नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में या डोमेस्टिक इनकम की कैलकुलेशन में, और इसमें जो रॉ मटेरियल्स लगे उनकी भी अगर वैल्यू ले रही हूँ, तो ये उन रॉ मटेरियल्स की डबल बार वैल्यू हो गई ना। एक बार आपने उसकी सेपरेटली ली और एक बार जब आपने इसकी वैल्यू लिखी तो इसमें भी इंक्लूड हो गया, है ना। तो ये होता है डबल काउंटिंग। अब इससे कैसे बचा जा सकता है, उसके दो मेथड्स होते हैं, वो हम लोग अभी देख लेते हैं। So double counting means counting of the value of the same product more than once in calculating the national income। ठीक है, डबल काउंटिंग का मतलब क्या है, जो आपकी कुछ सेम प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो डबल टाइम जो है आप कैलकुलेट कर लेते हो जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो किसकी, नेशनल इनकम की। टू वेज ऑफ अवॉइडिंग डबल काउंटिंग, जो दो वेज हैं डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के, वो कुछ ये हो जाएंगे। टेक द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ओनली, जो फाइनल गुड्स है सिर्फ उनकी वैल्यू लो, जैसे कि इसकी एमआरपी ले ली, बस इसकी एमआरपी लो और किसी भी चीज को आप नहीं लोगे इसके प्रोडक्शन में जो भी लगा है। ठीक है, तो टेक ओनली दी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। ठीक है, या फिर अडॉप्ट वैल्यू एडेड मेथड, या फिर आपको क्या करना है, वैल्यू एडेड मेथड अडॉप्ट करना है। वैल्यू एडेड मेथड में क्या होगा, आप सिर्फ वैल्यू एडिशन लेते हो उसमें। ठीक है, कि रॉ मटेरियल से आपने कितनी वैल्यू को ऐड किया, तो ये जो है हर एक जो स्टेप है उसमें जितनी जितनी वैल्यू एडिशन है आप सिर्फ उतना उतना वैल्यू लेते हो, तो उसमें जो है आपकी डबल काउंटिंग नहीं होती है, क्योंकि जितनी वैल्यू ऐड की आपने उतनी ले ली है, और इसमें ना ही रॉ मटेरियल वापस आया और फाइनल गुड्स में भी आप पूरी वैल्यू नहीं लेते हो। ठीक है, सो जो फर्स्ट वाला है उसमें हम लिख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज नॉट कंसिडर्ड, ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स शुड बी एडेड टू डिटरमाइन द नेशनल इनकम। ठीक है, तो इस मेथड के अकॉर्डिंग हमने वही बताया जो मैंने भी आपको बोला कि आप जो हो रॉ मटेरियल्स या इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू कंसिडर करते ही नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स जो है ये आप कंसिडर करोगे। ठीक है, फिर अडॉप्ट वैल्यू एडेड मेथड। सो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड सम टोटल ऑफ द वैल्यू एडेड बाय ईच प्रोडक्शन यूनिट शुड बी टेकन इन द कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, तो इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या है, जो सम टोटल है किस चीज का, वैल्यू एडेड बाय ईच प्रोडक्शन यूनिट, उन्हें जो है हम यूज करते हैं अपने नेशनल इनकम के कंप्यूटेशन में। ठीक है, कि हर एक यूनिट में हर एक लेवल पर कितनी कितनी जो है आप वैल्यू को ऐड कर रहे हो, सिर्फ वो चीज ली जाती है। ओके, तो आई गेस कि ये क्लियर है हमारा जो डबल काउंटिंग वाला जो क्वेश्चन है। आई होप सो ये चीज क्लियर है आप लोगों को। फिर उसके बाद में आता है हमारा जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है, दैट इज जीडीपी एंड वेलफेयर वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या जीडीपी जो है वो एक इंडिकेटर हो सकता है वेलफेयर का? नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इसका जो है प्रॉपर हम क्या देख ले, जो प्रॉपर उसका एक्सप्लेनेशन है वो देख लेते हैं। So the given statement is completely true that GDP does not give us a clear indication of economic welfare of the country। ठीक है, हमने क्या बोला भाई कि जो given statement है वो बिल्कुल true है कि जो GDP है वो आपको जो है clear indication नहीं देता है economic welfare का। ठीक है, GDP is a measure of economy's production और it can be considered a component of welfare। ठीक है, जो GDP है वो क्या है, वो एक इकोनॉमी के प्रोडक्शन का मेजर है कि एक इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन हो रहा है। बिकॉज जीडीपी का मतलब क्या है, आप जो हो वैल्यू लिखते हो वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि प्रोड्यूस किए गए। तो बेसिकली जीडीपी क्या बता रहा है कि इकोनॉमी में प्रोडक्शन कितना हो रहा है। ठीक है, अब हो सकता है कि आपका जो जीडीपी है वो वेलफेयर का इंडिकेटर है, लेकिन जरूरी नहीं है। तो हमने क्या लिखा, इट कैन बी कंसिडर्ड अ कंपोनेंट ऑफ वेलफेयर। ठीक है, वेलफेयर का एक कंपोनेंट हम इसे समझ सकते हैं। हम पूरा नहीं बोल सकते कि जीडीपी और वेलफेयर रिलेटेड है, लेकिन हम जो है जीडीपी को वेलफेयर का कंपोनेंट मान सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है,
A higher GDP means more production of goods and services in an economy during a given year. जो हायर जीडीपी है उसका मतलब क्या है? हायर जीडीपी का मतलब हो गया कि ज्यादा प्रोडक्शन होना गुड्स एंड सर्विसेज का एक अकाउंटिंग ईयर में, ठीक है। Therefore, a higher GDP also means that more goods and services were available to the people of the country during the year, but it does not indicate that the people were better off doing the year. But better off during the year. In other words, a higher GDP may not necessarily mean higher welfare of people. ठीक है, देखो बेसिकली क्या क्या लिखा है यहाँ पर कि जब हायर जीडीपी है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि भाई आपकी कंट्री में, आपकी इकोनॉमी में जो है ज्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थे लोगों के लिए, या हम ये बोले कि लोग जो हैं उनके पास में गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो आपको पहले से ज्यादा देखने को मिल रहे थे। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कि बिल्कुल भी नहीं है नहीं बोलेंगे, जरूरी नहीं हम टर्म यूज करेंगे कि इसका मतलब जरूरी ये नहीं है कि भाई आपका जो आपके जो लोग हैं, आपके जो कंज्यूमर्स हैं वो भी बेटर ऑफ हो उस ईयर में, ये चीज जरूरी नहीं है। हो सकता है कि कंज्यूमर्स जो है वो बेटर ऑफ हो, लेकिन हो सकता है कि वो नहीं हो, तो दोनों चीजें पॉसिबल है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि जो हायर जीडीपी है वो नेसेसरली ये हमें नहीं बताता है कि हायर वेलफेयर भी है, ठीक है। तो आई गेस ये क्लियर है। अब देखो, अगर आप लोगों को इतनी चीजें नहीं समझ में आ रही और कैसे लिखे हमें नहीं समझ में आ रहा है, सीधी सी चीज करो, अगर आपको जीडीपी एंड वेलफेयर के जो सारे पॉइंट्स हैं वो अगर आपको याद है ना तो आप लिख दो उन्हें। ये बता दो सबसे पहले यहाँ पर आप यही लिखो स्टार्टिंग वाली स्टेटमेंट कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो कंप्लीटली ट्रू है कि जीडीपी जो है वो एक क्लियर इंडिकेशन नहीं देता है इकोनॉमिक वेलफेयर का। क्यों नहीं देता है? सो दीज आर दी फॉलोइंग रीजंस, ठीक है। और वो फॉलोइंग रीजंस जो है वो आप लोगों को बता देने हैं कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, एक्सटर्नलिटीज, ठीक है, उसके बाद में पॉपुलेशन ग्रोथ हो सकती है, प्राइस राइज की वजह से हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो है आप लिख दोगे तो जो है प्रॉपर आपकी चीजें चलेंगी, ठीक है। तो आई गेस कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है आप लोगों को। इसके बाद में आ जाते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ इन एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी में कुछ ये चीजें गिवन है, देखते हैं क्या। चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट है आपके पास में 500 करोड़ का, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है आपके पास में 0.2, ठीक है। और आपको बोला गया है फाइंड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। क्या है वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग? किसकी निकालनी है आपको? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की एंड चेंज इन फाइनल इनकम की, ठीक है। ये दो वैल्यूज आपको निकालनी है। कैसे निकालोगे स्टूडेंट्स? बहुत ही सिंपल है। देखो, वी नो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पर आते हैं। के फॉर्मूले क्या होते हैं? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दैट इज के को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है? हमारे पास में जो फॉर्मूलेज हमें पता है दैट इज 1 डिवाइडेड बाय एमपीएस, या फिर मैं इसको इस वे में बोल सकती हूँ 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी, या फिर एक और फॉर्मूला क्या होता है के का? चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन आई, राइट। ये तीन फॉर्मूले होते हैं किसको फाइंड आउट करने के? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को फाइंड आउट करने के। ओके, अब आपको सबसे पहले क्या करना है? आपके पास में क्या गिवन है? हमारे पास में एमपीएस गिवन है, तो एमपीएस की हेल्प से हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकाल देंगे, ठीक है। कैसे निकालोगे? के इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 0.2 है, तो ये 1 डिवाइडेड बाय 0.2 कर दो 1 डिवाइडेड बाय एमपीएस को, ठीक है। इसको डिवाइड किया, के की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां से पॉइंट हटाओ, ऊपर 0 ऐड करो, 10 डिवाइडेड बाय 2, दिस विल गिव यू 5। ये हो गया। अब इसके बाद में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन आई। ये 500 करोड़ गिवन है और चेंज इन वाई फाइंड आउट करना है, तो 5 इज इक्वल्स टू चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय 500। 5 इंटू 500 कर दो, चेंज इन वाई आ जाएगा दैट इज 2500 करोड़ का, ठीक है। तो इस वे से जो आपके ये क्वेश्चन है ये हो जाता है आपका सॉल्व। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, देख लो ये सारी चीजें। चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमने लिख दिया 500 करोड़ का, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव हमने लिख दी 0.2। अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दैट इज के की वैल्यू हमने लिखी 1 डिवाइडेड बाय एमपीएस, जो कि अल्टीमेटली क्या आ गई आपकी? के इज इक्वल्स टू 5 आ गई है, ठीक है। उसके बाद में अब है आपके पास में चेंज इन फाइनल इनकम दैट इज चेंज इन वाई, तो के इज इक्वल्स टू चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन आई आपने किया। ये जो है ये दोनों इधर एक साथ में आएंगे तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो इसे हम इस वे से लिख दें चेंज इन वाई इज इक्वल्स टू के इंटू चेंज इन आई, दैट इज 5 इंटू 500 विल गिव यू व्हाट? 2500 करोड़। तो जो आपकी चेंज इन वाई है दैट इज चेंज इन फाइनल इनकम है, ये कितनी हो गई? ये हो गई आपकी 2500 करोड़।
करोड़ की। ओके, तो आई गेस क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, एकदम जो इजी सा हमारे ये क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप सो क्लियर हो गया है आप लोगों को। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्टेट एंड डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी, या फिर उसके अलावा एक और क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर व्हाट डज द गैप केटी रिप्रेजेंट, स्टेट एनी टू फिस्कल मेजर्स टू करेक्ट द सिचुएशन। तो आपके पास में ये डायग्राम है और बोला गया है कि ये जो गैप है केटी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस पर्टिकुलर सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए हमें कोई दो फिस्कल मेजर्स बताने हैं। ठीक है, तो या तो आपको ये वाला क्वेश्चन को आंसर करना है, या फिर आप किस क्वेश्चन को आंसर करोगे, इसको जिसमें हम लोग बोल रहे हैं स्टेट एंड डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी में जो एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स हैं वो हमें करना है डिस्कस। ठीक है, तो चलो ये जो है इसका सोल्यूशन देखते हैं, मतलब कि जो सबसे पहले जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसको आंसर करेंगे कि एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट्स कौन से हैं। तो टू सेक्टर इकोनॉमी में दो कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, और अगर हम पूरी फोर सेक्टर इकोनॉमी की बात करते हैं तो उसमें कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एंड नेट एक्सपोर्ट्स हमारे आ जाते हैं। ठीक है, ये चीजें होती है, या नेट एक्सपोर्ट्स को हम ये भी बोल सकते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या फॉरेन सेक्टर हम उसमें बोलेंगे। नेट एक्सपोर्ट्स नहीं लेंगे हम, बेसिकली हम उसमें फॉरेन सेक्टर या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड उसे टर्म देते हैं। बट अभी हमसे दो सेक्टर इकोनॉमी का पूछा गया है, तो दो सेक्टर इकोनॉमी में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं। सो एग्रीगेट डिमांड refers to the demand for all goods and services in the economy during a given period of time। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड क्या है, ये वो डिमांड होती है सारे गुड्स एंड सर्विसेज की। ऑल लिखना जरूरी है। ठीक है, ऑल क्यों लिखना जरूरी है, क्योंकि हम एग्रीगेट की बात कर रहे हैं। तो ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। So the components of aggregate demand in a two sector economy are, दो सेक्टर इकोनॉमी में जो components हैं वो क्या क्या हो गए, consumption expenditure and investment expenditure। ठीक है, so it is that portion of the income which is spent on purchase of goods and services by the consumer in an economy during the accounting period। ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है, ये वो पोर्शन है इनकम का जो कि स्पेंड किया जाता है किस चीज पर, गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने पर एक कंज्यूमर के थ्रू एक जो है अकाउंटिंग, एक गिवन अकाउंटिंग पीरियड में। ठीक है, और वहीं हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये क्या होता है, इट इज द एडिशन टू द स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल एंड चेंज इन इन्वेंटरीज ऑफ द फर्म इन एन इकोनॉमी। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में हम बोलेंगे कि ये एडिशन है किस चीज में, फिजिकल कैपिटल के स्टॉक में। ठीक है, और जो इन्वेंट्रीज में चेंज होना, मतलब कि सीधी सी बात है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो मोस्टली गवर्नमेंट सेक्टर या फर्म्स करती हैं, बट जब हम टू सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा बाय फर्म्स, और वो लोग क्या कर रहे हैं, वो जो है अपनी करेंट फिजिकल स्टॉक जो है, ठीक है, दैट इज मशीनरीज, ये जो कैपिटल वगैरह, इसमें जो है और एडिशन करना। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट को हम बोलेंगे एडिशन टू दी कैपिटल स्टॉक। ठीक है, तो वो चीज हो जाएगी यहां पर। और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो मनी जो कि स्पेंड किया जाता है कंज्यूमर्स के थ्रू किस चीज पर, गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने पर। तो ये होती है आपकी एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स इन टू सेक्टर इकोनॉमी, और एग्रीगेट डिमांड क्या है ये। ठीक है, अब आता है हमारे पास में सेकेंड वाला क्वेश्चन, जो कि ये वाला है कि अब क्या बताना है हमें कि ये जो केटी है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमें दो फिस्कल मेजर्स भी बताने इसको करेक्ट करने के। अब देखो कैसे समझेंगे, यहाँ पर आपका एक एडी कर्व बना हुआ है स्टूडेंट्स, और एक है आपकी AD1। AD1 क्या होगा, जो एक्चुअल में होगा। ठीक है, जो भी आपकी चीज न्यू वाली होती है वो चीज क्या है, वो आपकी हम बोलेंगे कि ये जो न्यू है उसी से हम अपना कंपैरिजन करेंगे। हमारा जो डिजायर्ड लेवल था वो ये वाला था, लेकिन जो एक्चुअल में हुआ वो AD1 हमें देखने को मिला। दैट मीन्स हमारा जो एग्रीगेट डिमांड का जो हमने सोचा था वो वाले कर्व से ऊपर बनाए कर्व, दैट मीन्स क्या है, आपकी डिमांड ज्यादा है, और डिमांड ज्यादा है दैट मीन्स कौन सी सिचुएशन, एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन है। तो ये जो गैप है केटी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्सेस डिमांड बता रहा है कि आपकी इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है। अब एक्सेस डिमांड की वजह से क्या आता है, इन्फ्लेशनरी गैप आता है, और उसी को हम, ये जो केटी है उसको हम इन्फ्लेशनरी गैप ही बताएंगे कि ये वो है। ठीक है, तो बेसिकली केटी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हाट डज द गैप केटी रिप्रेजेंट, सो दिस गैप रिप्रेजेंट्स एक्सेस डिमांड इन द इकोनॉमी, और उसे जो है
करेक्ट करने के लिए हमें दो फिस्कल सिचुएशंस या मेजर्स बताने हैं, वो चीज हम लोग देख लेते हैं। So the vertical gap KT represents excess demand. The fiscal measures to correct excess demand are, क्या है इसके फिस्कल मेजर्स, ये देखते हैं। इंक्रीज इन टैक्सेस, टैक्सेस फिस्कल मेजर्स आर बेसिकली व्हाट, जो गवर्नमेंट मेजर्स अंडरटेक कर रही है वो, ठीक है। तो फिस्कल मेजर्स में आप कर लोगे क्या, टैक्सेस और जो रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, ये दो चीज आप ले सकते हो। तो इंक्रीज इन टैक्सेस, ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि टैक्सेस को बढ़ा देते हैं। सो द रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन द गवर्नमेंट विल इम्पोज द हायर अमाउंट ऑफ टैक्सेस सो दैट द परचेजिंग पावर ऑफ पीपल विल डिक्रीज। To control excess demand, government have to decrease liquidity in the economy, ठीक है। तो जो रेवेन्यू पॉलिसी है गवर्नमेंट की, वो जो एक्सप्रेस, वो किस टर्म्स में एक्सप्रेस की जाती है, टैक्सेस के टर्म्स में एक्सप्रेस की जाती है। और इन्फ्लेशन के टाइम पे, इन्फ्लेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब एक्सेस डिमांड होगी तो इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन जो है वो होती है अराइज, ठीक है। तो इन्फ्लेशन के टाइम पर जो गवर्नमेंट है वो क्या इंपोज करेंगी, वो हायर अमाउंट ऑफ टैक्सेस इंपोज करेगी, जिसकी वजह से लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, क्योंकि उन्हें ज्यादा टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, तो उनकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो उनके पास में कम बचेगी। सो अल्टीमेटली जब उनके पास में डिस्पोजेबल इनकम कम बचेगी तो वो स्पेंड भी क्या करेंगे, लेस करेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है ये चीज हमने बोली कि अगर एक्सेस डिमांड को क्योर करना है तो टैक्सेस को इंक्रीज किया जाएगा। इसके अलावा रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को क्या करना है, रिड्यूस करना है। सो गवर्नमेंट नीड्स टू इन्वेस्ट लेस अमाउंट ऑन द पब्लिक वर्क्स लाइक रोड्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा, thereby decreasing the money income of the people and their demand for goods and services, ठीक है। तो गवर्नमेंट से अब हम ये उम्मीद करेंगे कि वो लेस जो है, लेस अमाउंट इन्वेस्ट करे पब्लिक वर्क पर, ताकि मतलब कि गवर्नमेंट ऐसा करेगी जिसकी वजह से क्या होगा, लोगों के पास में मनी कम आएगा और जो एक्सेस डिमांड है वो कंट्रोल हो पाएगी, ठीक है। तो ये कुछ हमारे दो फिस्कल मेजर्स बनते हैं एक्सेस डिमांड को क्योर करने के, ठीक। आई गेस क्लियर हो गया है ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से। इसके बाद में आ जाते हैं अब हम अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या लिखा हुआ है, डिस्कस द वर्किंग ऑफ द एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इन फॉलोइंग सिचुएशंस। एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का जो वर्किंग है वो हमें देखना है इन दो सिचुएशंस में। क्या है भाई, फर्स्ट वाला है आपका एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, एंड जो बी है वो आपको बोल रहा है एक्स एंड इन्वेस्टमेंट आर लेसर देन एक्स एंड सेविंग, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताना है कि अगर एडी आपका एएस से ज्यादा हो जाता है तो फिर आपकी क्या एडजस्टमेंट मैकेनिज्म चलेंगे और कैसे जो है आपकी एग्रीगेट डिमांड अब वापस कंट्रोल में आएगी और वापस जो है इक्विलिब्रियम लेवल स्टैब्लिश होगा। और उसके अलावा एक और क्वेश्चन का आंसर हमें करना है, दैट इज एक्स एंड इन्वेस्टमेंट अगर एक्स एंड सेविंग से कम है तो फिर क्या पर्टिकुलर सिचुएशंस होंगी या क्या एडजस्टमेंट किया जाएगा जिसकी हेल्प से ये दोनों वापस इक्वल आ जाए। बिकॉज हमें पता है कि इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम दो केसेस में अटेन किया जा सकता है, जब एडी और एएस एक दूसरे के इक्वल हो और जब एस और आई एक दूसरे के इक्वल हो। तो दोनों जो है हमारी, ये दोनों सिचुएशंस हमारे पास में गिवन है जिसमें क्या है, आपको फ्लक्चुएशंस दिख रहा है इक्वल साइन से। तो आप कैसे इक्वल बनाओगे वो हमें बताना होगा। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं हमारे ए वाले से, दैट इज एग्रीगेट डिमांड क्या है, ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से। अब ऐसे केस में क्या होगा, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो अब जो सारे प्रोड्यूसर्स हैं वो टुगेदर मिलकर क्या करेंगे, ज्यादा सप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ने से जो गुड्स है उनकी सप्लाई बढ़ेगी और साथ ही साथ क्या होगा, जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाती है आपके एग्रीगेट सप्लाई से तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं। अब क्या होता है, जब प्राइसेस बढ़ते हैं वो हमें पता है कि डिमांड जो है वो अपने आप नीचे आने लगेगी, बिकॉज वी नो कि प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो जो डिमांड है वो क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। तो अल्टीमेटली इधर से सप्लाई बढ़ेगी, इधर से डिमांड कम होगी, ऐसे करके जो है आपकी जो इकोनॉमी है वो फिर से इक्विलिब्रियम लेवल पर आ जाएगी, दैट इज एडी इज इक्वल्स टू एएस बन जाएगा। सो व्हेन एडी इज मोर देन एएस इट मींस दैट बायर्स आर प्लानिंग टू बाय more goods and services than what producers are planning to produce. As a result, inventories start falling and come below the desired level. ठीक है, अब ऐसे इसका रिजल्ट क्या हो गया कि जो इन्वेंट्रीज है, जो स्टॉक रखा है वो फॉल हो रहा है। फॉल क्यों हो रहा है, क्योंकि स्टॉक जो है वो बिकता जा रहा है, वो सेल आउट हो रहा है बिकॉज ऑफ द हाई डिमांड, ठीक है। सो टू ब्रिंग बैक द इन्वेंट्रीज एट द डिजायर्ड लेवल प्रोड्यूसर्स एक्सपांड प्रोडक्शन, ठीक है। तो जो प्रोड्यूसर्स है वो प्रोडक्शन को क्या करते हैं, एक्सपांड करते हैं।
This raises the income level which keeps on rising till the AD and AS once again become equal. और ये जो इनकम लेवल बढ़ेगी इसकी वजह से, तो जो आपका AS है वो भी बढ़ेगा और आपका जो AD और AS है वो फिर से एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल बन जाएंगे, ठीक है। और फिर इसके अलावा जो सेकेंड वाला हमारा पार्ट है, that is ex and investment are lesser than ex and savings. So when planned savings are more than planned investment, इसी चीज को अगर मैं अपोजिट वे में बोलूंगी तो यही होगा ना कि इन्वेस्टमेंट से ज्यादा सेविंग्स हो रही है, तो बस उसी वे में हमने लिखा कि प्लान्ड सेविंग्स क्या है, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हो रही है, मतलब कि अब आप सेव ज्यादा कर रहे हो। सेव अगर ज्यादा कर रहा है कंज्यूमर, सो दैट मीन्स वो कंज्यूम कम कर रहा है, तो ये वाली सिचुएशन होती है कि एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है एग्रीगेट सप्लाई से, ठीक है। तो जब सेविंग्स ज्यादा हो जाएगी आपकी, दैट मीन्स एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई से, तो अब क्या किया जाएगा, अब जो प्रोड्यूसर्स हैं वो प्रोडक्शन अपना रोक देंगे, ठीक है। और जब वो प्रोडक्शन रोकेंगे, वो क्या करेंगे, प्रोडक्शन रोकेंगे ताकि जो उनकी इन्वेंट्रीज है वो सेल आउट हो जाए, तो ऐसे केस में धीरे धीरे इन्वेंट्रीज कम होगी और जो आपका एडीएस है वो फिर से एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो इट मीन्स दैट हाउसहोल्ड्स आर नॉट कंज्यूमिंग एज मच एज फर्म्स हैव एक्सपेक्टेड देम टू डू सो, ठीक है। यही बात हुई कि भाई हाउसहोल्ड जो है वो उतना कंज्यूम नहीं कर रहे जितना फर्म्स ने एक्सपेक्ट किया है उनसे। दिस विल लीड टू बिल्ड अप ऑफ अनडिजायर्ड इन्वेंट्री. To clear the undesired rise in inventory, firms reduces its production, which also means fall in income, and hence saving reduces till planned investments are equal, ठीक है। तो क्या हो गया कि जो प्रोड्यूसर है वो अपनी प्रोडक्शन को फॉल करवा रहा है, मतलब कि कम कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, तो ऐसे केस में जो इनकम है वो भी फॉल होगी, क्योंकि जब प्रोडक्शन कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी तो कम होगी, और एम्प्लॉयमेंट कम होगी तो लोगों की जो इनकम है वो भी कम होगी। जब इनकम कम होगी तो वो सेव कम करेंगे और स्पेंड ज्यादा करेंगे, राइट। हम सेव कब करते हैं, जब हमारे पास में इनकम है कि हाँ भाई आप सेव भी कर पा रहे हो, आप जो स्पेंड भी कर पा रहे हो, लेकिन अगर इनकम कम है तो आप सेव उतना नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आप सेव उतना नहीं करोगे और अब आप क्या करोगे, आपका कंजम्पशन आपका बढ़ता जाएगा, तो फिर ऐसे केस में जो आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट है वो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के फिर से इक्वल आ जाएंगे और जो हमारी इकोनॉमी है वो इक्विलिब्रियम लेवल पर आ जाएगी। ओके, तो आई गेस क्वेश्चन क्लियर हो गया आप लोगों को अच्छे से। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाएं। अब एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, देखते हैं क्या गिवन है। Given the following data, find the missing value of government final consumption expenditure and mixed income of self-employed. हमें क्या फाइंड आउट करना है, GFCE, दैट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करना है, और मिक्स्ड इनकम जो है ये करना है फाइंड आउट। ये कुछ हमारे पास में डेटा गिवन है और कुछ यहाँ पर है, ठीक है, मतलब कि 2 स्लाइड्स में आपका पूरा जो है इंफॉर्मेशन है आपके पास में। अब सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को। कौन से पर्टिकुलर एग्रीगेट से हमें मिलता है, जीडीपी एट एमपी से जो है आपका फॉर्मूला बनता है किस चीज का, एक्सपेंडिचर मेथड का, जिसमें हम बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट्स को हम इस वे से लिख सकते हैं। अब आपके पास में गिवन है यहाँ पर क्या, नेशनल इनकम। तो सबसे पहले हम नेशनल इनकम को क्या करेंगे, जीडीपी एट एमपी में करेंगे कन्वर्ट। नेशनल इनकम क्या होती है, एनएनपी एट एफसी होती है, ठीक है। नेट से ग्रॉस जाना है तो क्या करेंगे हम, प्लस डेप्रिसिएशन कर देंगे। उसके बाद में नेशनल से डोमेस्टिक जाना है तो माइनस कर देंगे क्या, एनएफआईए, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट है, यहाँ पर मार्केट प्राइस है, तो फैक्टर कॉस्ट में हम ऐड करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो आपको मिल जाएगा क्या, मार्केट प्राइस, ठीक है। इससे आपको जीडीपी एट एमपी मिल गया। हमें चाहिए ग्रॉस, हमें चाहिए गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो आप क्या करो, उसको वही रहने दो, बाकी की जो चीजें उसे हम इस साइड ले आए, तो कैसे होगा, वो सारी नेगेटिव बन जाएगी क्योंकि ये सारी प्लस में है। तो ये हुआ माइनस पीएफसीई माइनस जीडीसीएफ, ठीक है, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, एंड माइनस व्हाट, नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। ये चीज हो गई। अगर मैं ये पूरी जो है अपनी पूरी ये वाली कैलकुलेशन कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, मुझे मिल जाएगा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को फाइंड आउट करने के लिए हम कुछ ये चीजें करने वाले हैं। देख लेते हैं अब क्या क्या है भाई। नेशनल इनकम ले लेंगे हम 71,000 की। उसके बाद में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, देखो फॉर्मूले में है तो हम इसे भी इंक्लूड करेंगे।
ये तो हमें फाइंड आउट करना है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो मिक्स्ड इनकम जो है वो भी हमें फाइंड आउट करनी है, उसे हम बाद में करेंगे। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की जरूरत है, बिल्कुल है, माइनस करना है 1000। तो इस वाली स्लाइड से आप ये 3 फिगर्स लेने वाले हो। इसके बाद में नेक्स्ट वाली स्लाइड पर आ जाए और देख लें वहां से हम क्या क्या फिगर्स लेंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, दिस वुड बी इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या प्लस करने हैं आपको, तो ये भी आप लोगे। प्रॉफिट, वेजेस एंड सैलरीज नहीं लेंगे। नेट एक्सपोर्ट्स की जरूरत है, बिल्कुल इसको माइनस करना है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की जरूरत है, बिल्कुल है, ये भी आप 40,000 का ले लोगे। फिर कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, यही होता है हमारा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को आपको प्लस करना है, तो इसे भी आप इंक्लूड करोगे। ऑपरेटिंग सरप्लस हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहां से ये 4 फिगर्स और लास्ट वाली स्लाइड से वो 2 फिगर्स, ये सब कुछ हम इंक्लूड करेंगे, ये सब कुछ हम लेंगे और इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो चलो इसका जो सोल्यूशन है वो देख लो। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये रहा, अभी इसको बाद में फाइंड आउट करेंगे, पहले ये कर लेते हैं। नेशनल इनकम माइनस क्या किया हमने माइनस लिखा और एक जो है बड़ा सा ब्रैकेट लगा दिया यहां पर, और उसके अंदर हमने सारी प्लस वाली वैल्यूज लिख दी, दैट इज पीएफसीई प्लस जीडीसीएफ प्लस एनएफआईए प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। इन सबको आप ऐड कर दो और फिर आप इसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ये सारी चीजें हमें माइनस करनी है, ओके, एक्चुअल में माइनस करनी है, लेकिन हमने क्या किया, हमने सबका एक क्या बना दिया, एक बंच बना दिया। हमने बोला हम एक साथ में सबको प्लस कर देते हैं, फिर हम माइनस कर देंगे, क्योंकि जब आप ब्रैकेट खोलोगे, अगर मैं यहां से डायरेक्टली भी ब्रैकेट खोल दूं तो ये जीडीसीएफ मेरा माइनस में आएगा, प्लस माइनस माइनस करना है, ठीक है, तो इसलिए ब्रैकेट लगाया गया। और बाकी के ये जो आपके एनआईटी और सीएफसी है उसे आपको एक्चुअली प्लस ही करना है, इसलिए वो ब्रैकेट से बाहर है, क्योंकि अगर वो ब्रैकेट के अंदर होते तो उसका जो इफेक्ट है वो माइनस हो जाता, इसलिए वो क्या है, हमारे ब्रैकेट से बाहर आए हैं, ठीक है। सो 71,000 माइनस 40,000 प्लस 10,000 प्लस 1,000 प्लस 5,000, तो ये कितना हो गया आपका, 40 प्लस 10 हो गया 50,000, 55,000 एंड 56,000, ठीक है। सो बेसिकली आपको करना क्या है, 71,000 में से माइनस करना है 56,000 और उसमें आपको प्लस करना है कितना, 5,000, ठीक है। ये चीज आप करोगे तो आपको आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मिल जाएगा, जो कि यहां पर हमारे पास में आ गया है 20,000 का। ओके, आई गेस कि गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। अब इसके बाद में क्या करना है, अभी हमें जो है मिक्स्ड इनकम फाइंड आउट करनी है, तो चलो अब मिक्स्ड इनकम पर आते हैं। मिक्स्ड इनकम हमें कौन से फॉर्मूले मिलती है, हमारा जो इनकम मेथड है उसमें, दैट इज इनकम मेथड से हमें एनडीपी एट एफसी मिलता है, ठीक है। सो एनडीपी एट एफसी इज इक्वल्स टू क्या होता है, एनडीपी एट एफसी इज इक्वल्स टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, ठीक है, ये चीज है, इतना हमें पता है। नाउ हमारे पास में नेशनल इनकम है, दैट इज एनएनपी एट एफसी है। एनएनपी एट एफसी से आपको एनडीपी एट एफसी पर जाना है, तो एनएनपी एट एफसी माइनस क्या कर दोगे, एनएफआईए कर दोगे, तो आपको एनडीपी एट एफसी मिल जाएगा। इसमें से आप माइनस कर दोगे सीओई और ऑपरेटिंग सरप्लस को, तो आपको क्या मिल जाएगा, मिक्स्ड इनकम मिल जाएगी। बस कर लीजिए, ये नेशनल इनकम हमने ले ली, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ले लिया 1000 का, बाकी कुछ यहाँ पर है नहीं, ठीक है। उसके अलावा और क्या चाहिए हमें, तो नेक्स्ट वाली स्लाइड पर आते हैं। प्रॉफिट, प्रॉफिट जो आपके ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है, और यहाँ पर ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है, इसलिए आप प्रॉफिट को नहीं लोगे अलग से, ऑपरेटिंग सरप्लस ले लोगे, एंड वेजेस एंड सैलरीज जो कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का पार्ट होता है, तो इसे आप ले लोगे, ठीक है। ये फिगर्स आप लोगे और पुट कर दोगे आपके फॉर्मूले में, दैट मींस ये वाला जो फॉर्मूला था जो कि आपके सामने कुछ यहां पर आ जाता है, और सारे फिगर्स को हम लिख देंगे, ठीक है। नेशनल इनकम माइनस वेजेस एंड सैलरीज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस एनएफआई, और ये पूरे ब्रैकेट में क्या है, माइनस है, ठीक है। दैट इज हम इन सबको प्लस कर और फिर अल्टीमेटली एक साथ में इसको माइनस कर देंगे। सो 71,000 में से आपको क्या माइनस करना है, इन सबका सम 30,000 प्लस 15,000 कितना हो जाएगा, 45,000, 45 प्लस 1,000 विल गिव यू 46,000। तो बेसिकली आपको 71,000 में से 46,000 माइनस करना है, तो आपके पास में वैल्यू कितनी आ गई, 25,000 करोड़ की आ गई है, ठीक है। सो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड कितनी हो गई आपकी, 25,000 करोड़। ओके, आई गेस क्लियर हो गया आप लोगों को अच्छे से। विद दिस स्टूडेंट्स, हमारा जो दिल्ली का सेट 1 है, ओके, दिल्ली रीजन का फॉर द ईयर 2019, इसका जो सेट 1 है ये हम लोगों ने कर लिया है कंप्लीट। आई होप सो पूरा सेट आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। अब सेट 2 में हम सिर्फ उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि सेट 1 में नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि आपके जो सेट 1, 2, 3 है उन सब में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो सब में सेम है, तो जो चीज सेम है जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसे हम वापस नहीं
नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ वो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे जो कि सेम नहीं है। ओके, तो चलिए सेट 2 पर चलते हैं और सेट 2 में क्या क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं हम लोग। अब आता है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 17। इफ इन एन इकोनॉमी, अब इकोनॉमी में क्या है भाई, चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया है आपको, दैट इज चेंज इन आय दिया है 700 करोड़ का, एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दिया है 0.2, ठीक है। और आपको बोला गया है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड चेंज इन फाइनल इनकम, ठीक है। तो इन दोनों की हेल्प से आपको ये दोनों करने हैं फाइंड आउट। अब ऐसा ही क्वेश्चन आपने लास्ट वाले सेट में भी देखा था। इस सेट में क्या डिफरेंट है, यहाँ पर कुछ फिगर्स डिफरेंट हो गए हैं, बाकी का जो प्रोसेस है वो सेम है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज के। कैसे फाइंड आउट करोगे, बहुत ही अच्छे से हमें पता है कि के को फाइंड आउट करने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना होता है, k इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय MPS, ठीक है। MPS गिवन है तो डायरेक्टली हमने MPS लिख दिया, सो दैट वुड बी 1 डिवाइडेड बाय 0.2। यहां से मैं पॉइंट हटा दूं तो ऊपर एक 0 ऐड हो जाएगा, दिस विल गिव यू 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 5। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। अब उसके बाद में चेंज इन फाइनल इनकम को करना है फाइंड आउट, तो इसको हम इजीली कर लेंगे। हमें पता है k इज इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन i, ठीक है। k वी नो k कितना है, 5 है। आपके पास में चेंज इन y नहीं है, उसे आपको फाइंड आउट करना है, और चेंज इन i कितना है 700, ठीक है। इस 700 को हम 5 के पास ले जाएंगे तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 700 दैट विल गिव यू 3500। सो 3500 करोड़ जो है वो आपकी चेंज इन फाइनल इनकम बन जाएगी, दैट इज चेंज इन y जो है वो आपका बन जाएगा। एकदम इजी था ना हमारा क्वेश्चन, सिर्फ हमारे ये जो बहुत ही इजी से हमारे फॉर्मूले हैं वो हमें अप्लाई करने हैं और अपना आंसर जो है वो करना है फाइंड आउट। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले जो है ये हमने अपना इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को फाइंड आउट कर लिया। सबसे ऊपर हमने जो चीजें गिवन है वो लिखी। ये आंसर इसलिए आप लोगों को देख लेना चाहिए ताकि आप लोगों को कैसे जो है ना आपके एग्जाम में आंसर्स लिखने वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ये हम लोगों ने गिवन लिखा, उसके बाद में यहाँ पर हमने जो है अपनी जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है उसको किया फाइंड आउट, जो कि वैल्यू कितनी आ गई है आपकी 5 आ गई है। अब इसके बाद में क्या करोगे, आपका जो चेंज इन फाइनल इनकम है वो निकाल दोगे। ये हमने अपना फॉर्मूला पुट किया, उसके बाद में ये आया 5 into 700 किया, तो आपके पास में जो है आपकी चेंज इन इनकम फाइनल इनकम कितनी हो गई है, 3500 करोड़ हो गई है। ओके, तो आई गेस कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया ये पूरा क्वेश्चन, कैसे हमने जो है फाइंड आउट किया अपना इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड चेंज इन फाइनल इनकम, ठीक है। अब इसके साथ में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में एक जो है नेशनल इनकम अकाउंटिंग से क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या गिवन है। Given the following data, find the missing value of private final consumption expenditure and operating surplus, ठीक है। क्या करना है आपको, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को फाइंड आउट करना है और ऑपरेटिंग सरप्लस को करना है फाइंड आउट। कैसे करेंगे, बहुत ही इजीली कर लेंगे। सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर चले। देखो लास्ट वाले सेट में भी हम कुछ ऐसा क्वेश्चन करके आए थे, बस यहाँ पर फिगर्स और वहां पर जो वेरिएबल है वो डिफरेंट था, बाकी प्रोसेस तो वही होती है ना कि आपको क्या करना है, आपका फॉर्मूला पुट करना है, उसके बाद में पूरा जो है प्रोसेस आपकी वही सेम रहती है। क्या फॉर्मूला होता है हमारा, सो हमारा फॉर्मूला होता है GDP एट MP, दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए GDP एट MP हमें चाहिए होगा, बिकॉज एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से हमें जो है GDP एट MP मिलता है। सो दिस इज इक्वल्स टू क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड प्लस व्हाट, नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। अब इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप ऐड करोगे नेट एक्सपोर्ट्स, दैट इज x माइनस m में से लिख सकती हूँ, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि हमारे पास में यहाँ पर कौन सा एग्रीगेट गिवन है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपके पास में GDP एट MP गिवन हो। क्या एग्रीगेट है आपके पास में, नेशनल इनकम, दैट इज NNP एट FC गिवन है आपको। तो अब आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस NNP एट FC को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा GDP एट MP में।
और फिर उसके बाद में बाकी की ये जो है, जो हम एनएनपी एट एफसी को जीडीपी एट एमपी में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद में आप जो उसमें से गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को माइनस करोगे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को माइनस करोगे और नेट एक्सपोर्ट्स को माइनस करोगे, तब जाकर आपको जो है आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मिलेगा। ठीक है, हम उसे वही रहने देंगे, बाकी सारी चीजों के साइड्स चेंज कर देंगे, सारे प्लस में है तो अब वो माइनस में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो आप एनएनपी एट एफसी को कैसे कन्वर्ट करोगे जीडीपी एट एमपी में। कर देते हैं भाई, एनएनपी एट एफसी प्लस क्या करें हम, यहाँ पर नेट है यहाँ पर ग्रॉस है, तो प्लस करो डेप्रीसिएशन को, ये नेशनल है या डोमेस्टिक है तो हम माइनस करेंगे NFIA, और ये फैक्टर कॉस्ट है और ये मार्केट प्राइस है तो इसमें हम ऐड करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये हो गई हमारी एनएनपी एट एफसी का कन्वर्जन इनटू जीडीपी एट एमपी। ठीक है, अब इसके बाद में बाकी आगे का पूरा फॉर्मूला हम कंप्लीट कर दे, माइनस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर माइनस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड माइनस नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, ये चीज हम करेंगे, ये पूरा जो फॉर्मूला है ये हम अप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब फिगर्स देखते चलते हैं। सबसे पहले हमें 50,000 तो लेंगे ही लेंगे, उसके बाद में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है, क्या करना है आपको, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करना है तो आप 1000 को ऐड कर दोगे, ये आपको फाइंड आउट ही करना है। उसके बाद में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आपको माइनस करना पड़ेगा, सो ये 17,000 का फिगर आप लोगे। यहां पर आपके पास में हाफ डेटा है, नेक्स्ट स्लाइड पर हमारे पास में हाफ डेटा है, तो इस स्लाइड से तो हमने ये तीन चीजें ली। इसके बाद में आ जाते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड पर और वहां से हमें कौन कौन सी वैल्यूज लेनी है वो देख लेते हैं। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 12,500 का हम लोग लेने वाले हैं, जो कि हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। वेजेस एंड सैलरीज का हमें कोई काम नहीं है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दैट इज व्हाट, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आपको ऐड करना है तो ये 700 का आप डेप्रिसिएशन लोगे। मिक्स्ड इनकम अभी काम नहीं है हमारे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। ऑपरेटिंग सरप्लस तो वैसे भी आपको फाइंड आउट करना है, वो भी हम लोग देख लेंगे। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA को क्या करना है, माइनस करना है, तो ये वैल्यू भी आप लोगे 500 की। एंड नेट एक्सपोर्ट्स को भी आपको करना होगा माइनस 2000 जो है, ये वैल्यू भी आप लेने वाले हो। तो इस वाली स्लाइड से ये 4 फिगर्स और प्रीवियस वाली स्लाइड से वो 3 फिगर्स, इन सबको हम जो है यहाँ पर रिस्पेक्टिवली लिख देंगे और जो हमारा प्लस माइनस है वो हमें फिर करना है। तो अब जो है इसका सोल्यूशन देख लेते हैं स्टूडेंट्स की क्या होने वाला है। अभी सबसे पहले हमने प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया है फाइंड आउट, ऑपरेटिंग सरप्लस को हम बाद में करेंगे, अभी उस पर ध्यान मत दो, अभी ये फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो ये आ गया आपका नेशनल इनकम माइनस GDCF प्लस ये पूरा ब्रैकेट में। ठीक है, तो जब ये पूरी चीज ब्रैकेट में है सो दैट मीन्स कि अगर आप इसका ब्रैकेट खोलोगे ना तो वो सब जो है माइनस माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये जितने भी माइनस माइनस वाले फिगर्स हैं इन सबको हमने कंपाइल कर एक ग्रुप बना दिया और इस पूरे ग्रुप को हम क्या कर देंगे, इसकी सारे फिगर्स को हम पहले एक साथ में प्लस कर देंगे और फिर हम उसको फाइनली जो है हमारे जो एक बिगर फिगर है उससे माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर आपको ऐसा करना है ऐसा करो, अगर आपको ऐसे जो है माइनस 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 करना है ऐसे करो, दोनों में ही दिक्कत नहीं है, बस साइंस जो है ना, जो साइन है वो अच्छे से लगाना। अब जैसे कि यहां से यहां तक का एक ब्रैकेट है तो सिर्फ हम इन चीजों को प्लस कर माइनस करेंगे, मतलब कि हमें जो है इन सबको माइनस करना है। अगर ब्रैकेट आप पूरे पे लगा देते, CFC एंड NIT पर भी लगा देते तो वो चीज गलत हो जाती। ठीक है, CFC और NIT, CFC इज व्हाट, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दैट इज डेप्रिसिएशन, तो CFC और NIT आपको ऐड करना है तो उनके आगे जो है ना नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर उनका क्या मेजरमेंट आप कर दोगे, उसका कैलकुलेशन क्या कर दोगे, उन्हें भी आप माइनस कर दोगे जिसकी वजह से आंसर गलत हो जाएगा, तो वो चीज आपको नहीं करनी है। ठीक है, सो ये हमने लिखा नेशनल इनकम माइनस होल ब्रैकेट किया GDCF प्लस GFCE प्लस नेट एक्सपोर्ट्स प्लस NFIA और फिर इस ब्रैकेट को क्लोज कर हमने लिखा प्लस CFC प्लस NIT। सो 50,000 माइनस 17,000 प्लस 12,500 प्लस 2,000 माइनस प्लस 500, इन सबको हम ऐड करेंगे
और फिर उसे माइनस करेंगे प्लस 700 एंड प्लस 1000, तो ये 1700 जो है ये आपको अल्टीमेटली इस 50,000 में ऐड कर देना है और इन सब की वैल्यूज को आपको क्या करना है, ऐड करना है और फिर उसे फाइनली माइनस कर देंगे हम 15,000 में, सॉरी 50,000 में से। ठीक है, देखो ये इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया आपका 13,000 आ गया। 13,000 में अगर आप 17,000 कर दोगे स्टूडेंट्स ऐड तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 30,000 एंड 30,000 प्लस 2,000 विल गिव यू 32,000। तो इस 32,000 को आप 50,000 में से करोगे माइनस और 1700 को आप 50,000 में करोगे प्लस, तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 19,700 करोड़। ठीक है, तो ये बन गई आपकी क्या, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके, आई गेस क्लियर है आप लोगों को अच्छे से। अब इसके बाद में आते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस पर। तो चलो ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए वापस हमारे क्वेश्चन पर आ गए। अब ऑपरेटिंग सरप्लस हमें कौन से वाले फॉर्मूले में, कौन से वाले मेथड में देखने को मिलता है, तो वो हमें मिलता है इनकम मेथड में। इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, इनकम मेथड का फॉर्मूला होता है एनडीपी एट एफसी इज इक्वल्स टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक है, ये चीज हो गई। अब हमें पता है कि हमारे पास में कौन सा एग्रीगेट है, नेशनल इनकम है, दैट इज ये है आपका एनएनपी एट एफसी। इसमें आप क्या कर दोगे, इसमें आप माइनस कर दोगे एनएफआईए। सिर्फ हमें एनएफआईए ही माइनस करना है, बाकी के जो एग्रीगेट्स हैं, बाकी के जो वेरिएबल्स है वो तो सेम है। तो एनएनपी एट एफसी माइनस एनएफआईए करेंगे तो आपको मिला क्या, एनडीपी एट एफसी। उसके बाद में ऑपरेटिंग सरप्लस चाहिए तो सीओई को भी मैं इसमें से माइनस कर दूं, यह आ जाएगा हमारा माइनस सीओई, और यहां पर जो है मिक्स्ड इनकम है इसे भी हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जब आप ये पूरी प्रोसेस या ये पूरा फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको जो है ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब यहां से देख लेते हैं कि फिगर्स क्या क्या हमें लेने हैं। सबसे पहले ये वाला हम ले ही लेंगे नेशनल इनकम का, दैट इज 50,000। ठीक है, अब इधर पर अगर हम देखें तो क्या गिवन है, प्रॉफिट गिवन है। स्टूडेंट्स ऑपरेटिंग सरप्लस को इस वे से फाइंड आउट करने के अलावा एक और फॉर्मूला हो सकता है, क्या हो सकता है, वी नो रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट राइट एंड रॉयल्टी, इन सबको ऐड करके हमें ऑपरेटिंग सरप्लस मिलता है। लेकिन एज पर दी क्वेश्चन अभी तक हमारे सामने सिर्फ प्रॉफिट आया है। अगर हम इस मेथड से मतलब कि रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट को अगर हम ऐड कर कर ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना चाहते हैं तो ये हमारे लिए नेसेसरी हो जाता है कि आपके पास में चारों जो है ना फिगर्स गिवन हो। अगर नहीं गिवन है तो हमें बिल्कुल भी इस पर नहीं जाना है, हम फिर अपना ये वाला फॉर्मूला जो है यूज करेंगे। ठीक, और ये जो प्रॉफिट है इसे आप नहीं लोगे बिकॉज ये तो ऑलरेडी एक कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सरप्लस का, लेकिन येट हम इसको मतलब 1000 जो है वो आपका ऑपरेटिंग सरप्लस के इक्वल नहीं बता सकते बिकॉज ऑपरेटिंग सरप्लस में प्रॉफिट के अलावा और भी चीजें होती है। ओके, तो ये नेशनल इनकम आप लोगे 50,000 की। उसके बाद में नेक्स्ट वाली स्लाइड पर आते हैं तो यहाँ पर है वेजेस एंड सैलरीज। अब देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आपको नहीं गिवन है डायरेक्टली, लेकिन अगर बोला जाए तो वेजेस एंड सैलरीज जो है ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का ही तो पार्ट है राइट। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज की जगह पर हम क्या ले लेंगे, फिगर्स अपने वेजेस एंड सैलरीज के ले लेंगे, दैट इज ये आ जाएगा आपका 20,000 का। ठीक है, उसके बाद में मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड गिवन है 13,000, उसे भी आपको माइनस करना है तो ये भी हम ले लेंगे। और ये आ गई आपकी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो कि 500 है, इसे भी आप करोगे माइनस। तो ये चार फिगर्स हमें मिल गए, 50,000 नेशनल इनकम का, फिर ये 20, 13 एंड 500। ठीक है, तो इन सबको अब हम जो है अपने इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और अपना जो ऑपरेटिंग सरप्लस का आंसर है वो कर लेंगे फाइंड आउट। तो ये आ जाता है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस नेशनल इनकम माइनस पूरा ब्रैकेट लगा दिया हमने वेजेस एंड सैलरीज प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस एनएफआईए, बिकॉज सभी को माइनस ही करना था हमें, तो हमने क्या किया सबको एक साथ में प्लस कर देंगे और फिर कंबाइन करके उसको 50,000 में से माइनस कर देंगे। हम ये नहीं कर रहे कि पहले 50,000 में से जो है ना 20,000 को माइनस कर रहे हैं फिर उसमें से 13,000 को माइनस कर रहे हैं। इस चीज की जगह पर हम क्या कर रहे हैं कि हम पूरा जो है ना माइनस माइनस वाले फिगर्स को एक साथ में ऐड करके और फिर जो है आपके नेशनल इनकम में से आप उसको माइनस कर दोगे। ओके, तो 50,000 माइनस हमने ब्रैकेट लगाया 20,000 प्लस 13,000 प्लस 500, सो 20 प्लस 13 कितना हो जाएगा 33,000 और ये हो गया आपका 33,500। तो आपको 50,000 में से
33,500 जब आप माइनस करोगे तो आपके पास में ये फिगर आ गया, दैट इज 16,500 करोड़। ठीक है, तो ये बन गई आपकी ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू। आई गेस अच्छे से क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को। ये जो दोनों ही हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस एंड प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था, आई होप सो कि आप लोगों को जो है दोनों ही अच्छे से क्लियर हो गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद में स्टूडेंट्स हम लोग आते हैं अपने सेट 3 पर। सेट 2 में सिर्फ ये 2 ही क्वेश्चंस थे जो कि आपके सेट 1 से अलग थे, जो कि हम लोगों ने कर दिए सॉल्व, एंड आई गेस कि आप लोगों को जो है अच्छे से क्लियर भी हो गए। अब सेट 3 में भी हम सिर्फ उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि आपके सेट 1 और सेट 2 का पार्ट नहीं थे। ठीक है, जो कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस हैं हम सिर्फ उन्हीं सॉल्व करते हैं और अपना सेट 3 जो है ये से भी कर लेते हैं कंप्लीट। तो यह आता है हमारे पास में क्वेश्चन, क्या है हमारा क्वेश्चन, इफ इन एन इकोनॉमी, अगर मान लो एक इकोनॉमी में चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है 1200 करोड़ है एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 0.2 है, तो अब आपको जो है वैल्यूज फाइंड आउट करनी है ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड चेंज इन फाइनल इनकम। अभी सेट 2 में देखा था ऐसा क्वेश्चन, सेट 1 में देखा था ऐसा क्वेश्चन, डिफरेंस बस ये हो रहा है कि यहाँ पर कुछ फिगर्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, बाकी कैसे कैलकुलेशन करना है ये तो सेम ही है, राइट। बस फिगर चेंज हो रहे हैं तो फिगर के चेंज के हिसाब से आपको जो है आपका कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दैट इज के आप बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर लोगे। ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 0.2 दैट इज 1 डिवाइडेड बाय एमपीएस करेंगे, सो दैट मीन्स कि इसकी वैल्यू आ गई आपकी k की वैल्यू 5 आ गई। अब उसके बाद में हमें पता है k इज इक्वल्स टू क्या होता है चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन i। इस चेंज इन i को हम k से मल्टीप्लाई कर दे, दैट इज 5 मल्टीप्लाइड बाय 1200 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका चेंज इन y। ठीक है, तो अब ये 1200 इंटू 5 कर दो, दैट वुड बी 6000। तो 6000 करोड़ जो है वो आपकी चेंज इन y की वैल्यू आ जाएगी और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। आई होप सो कि ये वाला क्वेश्चन जो है अच्छे से क्लियर होगा आप लोगों को। एकदम इजी सा क्वेश्चन था, वही सेम कंसेप्ट था। ये पूरी हमने जो है गिवन चीजें लिखी, उसके बाद में ये हमारी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू आ गई दैट इज 5। अब उसके बाद में यह आ जाता है हमारा चेंज इन फाइनल इनकम, जो कि हम बोल रहे हैं k इज इक्वल्स टू चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन i। तो जब आपने इसको y को वहीं रखकर और चेंज इन i और k का वो मल्टीप्लीकेशन किया तो आपके पास में चेंज इन y की वैल्यू आ गई दैट इज 6000 करोड़। ठीक है, तो k की वैल्यू सॉरी चेंज इन y की वैल्यू क्या हो गई 6000 करोड़ हो गई एंड k की वैल्यू 5 हो गई है। आई थिंक कि अच्छे से क्लियर है ये क्वेश्चन। अब इसी के साथ में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाए। अब जो क्वेश्चन है वो वैसा ही लग रहा है जैसा प्रीवियस वाले क्वेश्चंस किए थे। मतलब देखो आपके पास में कुछ चीजें सेम है, बस कुछ फिगर्स चेंज कर रहे हैं, कुछ वेरिएबल्स जो आपको फाइंड आउट करने हैं वो चेंज किए जा रहे हैं। क्या गिवन है आपको, क्या क्वेश्चन है, गिवन द फॉलोइंग डेटा फाइंड द मिसिंग वैल्यू ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड वेजेस एंड सैलरीज। ये कुछ डेटा गिवन है, कुछ यहाँ पर है वैल्यूज, कुछ नेक्स्ट वाली स्लाइड पर है। तो ये कुछ डेटा गिवन है और आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और वेजेस एंड सैलरीज करना है फाइंड आउट। जैसे अभी तक लास्ट के 2 सेट में करते आ रहे हैं वैसे ही हमें अभी भी करना है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला आएगा आपका एक्सपेंडिचर मेथड का, दैट इज जीडीपी एट एमपी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा पीएफसी दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, ये पर्टिकुलर हमारा क्या है फॉर्मूला बनता है ऑफ जीडीपी एट एमपी। अब देखते हैं कि क्या चीज गिवन है। मिक्स्ड इनकम है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है, वेजेस एंड सैलरीज है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, नेट एक्सपोर्ट्स है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल है, उसके बाद में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, ऑपरेटिंग सरप्लस है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम दैट इज एनएनपी एट एफसी। एक एग्रीगेट मिल गया, कर दो अब इसको सॉल्व, एनएनपी एट एफसी। अब इसमें क्या करना है हमें प्लस करना है डिप्रिसिएशन को नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए, फिर नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करने के लिए माइनस करेंगे एनएफआईए और फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए ऐड करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, अब इसके बाद में जीडीसीएफ चाहिए तो बाकी के 3 जो हमारे वेरिएबल्स हैं उन्हें हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो ये हमने लिखा माइनस पीएफसीई माइनस जीएफसीई एंड माइनस
नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, ये चीज हो गई। आई होप सो क्लियर है कैसे किया है अभी तक हमने इसे। अब फिगर्स देख लो। नेशनल इनकम 30,000 के हम लोग लेने वाले हैं। स्क्वायर में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो फाइंड आउट ही करना है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हम लेंगे 11,000 का। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की जरूरत है, बिल्कुल है 700 का। तो इस वाली स्लाइड से हम ये 3 फिगर्स लेंगे। अब इसके प्रीवियस वाली स्लाइड में और क्या क्या चीजें थी वो देख लेते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की जरूरत है, बिल्कुल है, उसे हमें ऐड करना है 300। उसके बाद में गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 14,000 का हम लोग लेंगे। नेट एक्सपोर्ट्स लेंगे हम 3,000 एंड कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 300 लेंगे, जो कि आपको ऐड करना होगा। तो इस स्लाइड से आपको ये 4 फिगर्स जो है ये लेने होंगे। ठीक है, अब जो है आप क्या करो, इन सारी फिगर्स को ये जो हमारा फॉर्मूला है इसमें पुट कर दो, तो आपको जो है GDCF की वैल्यू मिल जाएगी। दैट इज ये हमारा आया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन से। आपने कैसे फाइंड आउट किया, नेशनल इनकम माइनस पूरा जो है एक होल ब्रैकेट लगा रहे हैं हम लोग, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट्स प्लस NFIA प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद में हम कर रहे हैं इसमें प्लस NIT और CFC। ठीक है, अब रिस्पेक्टिवली एक एक वैल्यूज को हम लोग लिख देंगे। 300 प्लस 300 हो जाता है आपका 600। तो इस 600 को आप 30,000 में ऐड करोगे और यहां से जो है ये इन सबको ऐड करके और माइनस करोगे 30,000 में, तो आपके पास में जो है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 1900 करोड़। ठीक है, आई होप सो कि अच्छे से क्लियर है आप लोगों को कि 1900 करोड़ जो है ये वैल्यू कैसे आई है। ठीक, अब इसके बाद में जो हमारे पास में एक और चीज है फाइंड आउट करने की, दैट इज आपका क्या, वेजेस एंड सैलरीज। इसे कैसे फाइंड आउट करना है ये देख लेते हैं। वेजेस एंड सैलरीज किसका पार्ट है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का। दैट इज आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज किसका पार्ट होता है, जो आपका जो आपकी इनकम मेथड है उसका। ठीक है, सो दैट मीन्स NDP at FC will give you what, NDP at FC is equals to वेजेस एंड सैलरीज लिख रही हूं मैं किसे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को, बिकॉज ये हमें फाइंड आउट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज नहीं करना है, हमें वेजेस एंड सैलरीज चाहिए सोलली, तो हम वही लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसमें ऐड किया जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस और ऐड किया जाता है मिक्स्ड इनकम। अब हमें पता है कि हमारे पास में नेशनल इनकम गिवन है, दैट इज NNP at FC माइनस NFIA, इसमें से आप माइनस करोगे ऑपरेटिंग सरप्लस और माइनस कर दोगे मिक्स्ड इनकम को, तो आपको जो है वेजेस एंड सैलरीज मिल जाएगी। अब देखो यहां से मिक्स्ड इनकम 3500 की आप लोग लेने वाले हो। उसके बाद में वेजेस एंड सैलरीज आपको करने हैं फाइंड आउट, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल की अभी आपको जरूरत नहीं है। दैट मीन्स इस वाली स्लाइड से सिर्फ हम मिक्स्ड इनकम की वैल्यू लेंगे 3500। उसके बाद में नेक्स्ट वाली स्लाइड पर आते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 700 आपको माइनस करने हैं। उसके बाद में ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया आपका 12,000 का, ये भी आप माइनस करोगे। नेशनल इनकम आ गई आपकी 30,000 की, वो आपको लेनी ही है। तो सारे फिगर्स हो गए, NNP at FC दैट इज नेशनल इनकम भी हो गई, NFIA भी हो गया, ऑपरेटिंग सरप्लस भी हो गया, मिक्स्ड इनकम भी हो गई। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर प्रॉफिट्स गिवन है, इस प्रॉफिट्स को आपको जो है सेपरेटली इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी इस ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है। ये जो 500 है ये ऑलरेडी उस 12,000 में है, इसलिए आप उसे अलग से नहीं लेने वाले हो। ओके, तो ये 3 फिगर्स यहां से और मिक्स्ड इनकम का फिगर हमारी लास्ट वाली स्लाइड से लेकर और सारे फिगर्स को अपने इस फॉर्मूले में पुट कर अपनी जो वेजेस एंड सैलरीज की वैल्यू है वो हम कर लेंगे फाइंड आउट। सो नेशनल इनकम माइनस मिक्स्ड इनकम, ये ब्रैकेट में है पूरा। ठीक है, मिक्स्ड इनकम प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस NFIA। अब आप इन तीनों को ऐड कर दोगे, ये तीनों चीजों को क्या कर दोगे, सबसे पहले ऐड कर दोगे और फिर उसे आप माइनस कर दोगे 30,000 में से, तो आपके पास में आ जाएगी 13,800 करोड़। ये आ गई आपकी वेजेस एंड सैलरीज की वैल्यू। ओके, सो आई गेस कि अच्छे से क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन कैसे हमने सॉल्व किया है और कैसे आपको ये सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, सो विद दिस स्टूडेंट्स हम लोग अपना ये जो 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है फॉर दिल्ली रीजन सेट 1, 2 एंड 3, ये तीनों ही जो है हम कर लेते हैं कंप्लीट। आई होप सो कि आप लोगों को जो है अच्छे से
क्लियर होगा ये पूरा जो हमारा दिल्ली के सेट 1, 2 एंड 3 थे फॉर द ईयर 2009। ना स्टूडेंट्स, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देनी चाहूंगी जो कि अभी तक तो आप लोगों को पता चली गई होगी, दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स अब हिंदी में भी अवेलेबल है। दैट मीन्स कि अब आपको सारी क्लास के सारे सब्जेक्ट के जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो बिल्कुल जो है कंप्लीटली हिंदी मीडियम के हिसाब से आप लोगों को मिलते हैं। ये कहाँ मिलते हैं वीडियोस? तो इसके लिए आपके लिए एक जो है सेपरेट चैनल बनाया गया है, दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। आप लोग जाकर यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, आप लोगों को जो है ये चैनल दिख जाएगा। इसे आप लोग सब्सक्राइब करें और इस चैनल को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक जो है ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए कि मैग्नेट ब्रेन्स अब हिंदी में भी अवेलेबल है। ऑल्सो स्टूडेंट्स, फॉर योर कन्वीनियंस एंड आपकी जो है सुविधा के लिए, मैग्नेट ब्रेन्स के जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर नहीं मिलते हैं, बल्कि मैग्नेट ब्रेन्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज www.magnetbrains.com, या फिर जो मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप है, आप लोग वहां से ये सारे वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो। कई बार आप लोगों को दिक्कत होती है, प्लेलिस्ट नहीं मिलती है बहुत सारे सब्जेक्ट्स की, या बहुत जो है मुश्किल पड़ती है यूट्यूब पर वीडियोस को फाइंड आउट करने के लिए, तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप वेबसाइट या ऐप पर जाए, वहां पर आपको जो है सब कुछ एकदम सिस्टमैटिकली अरेंज्ड मिल जाएगा। ऑल्सो हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, आप लोग उसे सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड ऑल्सो डू लाइक द वीडियोस। थैंक यू।